नमस्कार, मैं सुजीत वाजपेयी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित एक प्रमुख विषय भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये गांधीवादी आंदोलनों में सबसे अंतिम आंदोलन कहा जाता है और गांधी जी द्वारा भारत में किए गए पिछले आंदोलनों जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन आंदोलनों से काफी हद तक अलग भी रहा। तो विषय को आरंभ करते हुए सबसे पहले हम भारत छोड़ो आंदोलन की एक रूपरेखा बना लेते हैं कि इसमें किन किन आयामों को हमें देखना है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कारणों की कि आखिर इस आंदोलन के आरंभ होने के पीछे क्या कारण थे। इसके बाद जो अगला मुद्दा हम देखेंगे, आंदोलन का आरंभ, तात्कालिक रूप से आंदोलन का आरंभ कैसे हुआ। इसके बाद इसकी विशेषताओं की हम लोग बात करेंगे और फिर हम करेंगे आंदोलन की समीक्षा, मतलब कि इसके सकारात्मक पक्ष, इसके नकारात्मक पक्ष, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। अगर हम महत्व की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित है। मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 में जो भारतीय इतिहास का आपका विषय है उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ने की आवश्यकता है। आरंभ करते हैं। आंदोलन के आरंभ होने के जब कारणों की बात आती है तो हम मुख्य रूप से यहां पर बात करते हैं 3 बड़े कारणों की। राजनीतिक कारण, इसके बाद आर्थिक कारण और सामरिक कारण। चलिए इनका विश्लेषण जरा आरंभ करते हैं। देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को समझने के पहले हमें जाना होगा 1939 में। और 1939 वो समय था जब पूरी दुनिया के अंदर में सितंबर के महीने में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ और इसके कारण पूरी दुनिया की राजनीति के साथ साथ भारतीय राजनीति में भी बड़े परिवर्तन देखे जा रहे थे। क्या थे ये परिवर्तन? सबसे पहले जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, तत्कालीन वायसराय लिनलिथिगो ने इस बात की घोषणा कर दी कि भारत चूंकि ब्रिटेन के कब्जे में है, चूंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है, तो भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, खास तौर पर भारत की उस समय की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मुख। समस्या क्यों थी? क्योंकि अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर में जो ध्रुवीय शक्तियां हैं, ध्रुवीय शक्तियां मतलब कौन सी शक्तियां? जर्मनी, जापान, इटली, ये ध्रुवीय शक्तियां हैं। और जो मित्र शक्तियां हैं वो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये मित्र शक्तियां हैं मुख्य रूप से। इसी में बाद में रूस भी शामिल होगा, यूएसएसआर उस समय का। तो अभी यहां पर है क्या चीज कि भारत के राजनेता इस बात को देख रहे थे कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में हम भी शामिल हो गए तो हमारे नागरिक अनायास मारे जाएंगे, हमारे देश के ऊपर हमला हो सकता है, जर्मनी की तरफ से, जापान की तरफ से, इटली की तरफ से। तो क्या किया जाए? ऐसे में कांग्रेस कि कई राज्यों में 1937 के चुनावों में जीत के कारण सरकारें बनी थी और गांधी जी ने यह सुझाव दिया कि कांग्रेस को इन सब राज्यों से त्यागपत्र दे देना चाहिए, सरकारें जो है सरकारों को त्यागपत्र कर देना चाहिए। इससे हम इस बात को एक संदेश दे पाएंगे पूरी दुनिया को कि द्वितीय विश्व युद्ध से भारत
के नेताओं का कोई संबंध नहीं है, हम महज मजबूरी में यहां शामिल हैं क्योंकि हम गुलाम हैं। कांग्रेस ने इस घटना को अंजाम किया। कांग्रेस की राज्य सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। अच्छा, कांग्रेस को लगा कि उनका यह कदम काफी होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1940 आते आते अंग्रेजों की हालत और खराब हुई, और अंग्रेजों की हालत जब और ज्यादा यहां पर खराब हुई तो वो लेकर के आए अगस्त प्रस्ताव। तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव को लेकर के आया, और अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया कि भारत अगर द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देता है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम भारतीयों को आजादी दे देंगे। लेकिन भारत के नेताओं ने अगस्त प्रस्ताव 1940 को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह भारत को अधिराज्य देने की बात कर रहा था। अधिराज्य का मतलब है आधी आजादी, पूर्ण आजादी की बात नहीं कर रहा था। इसके साथ साथ में भारत की आजादी का निर्णय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में होना था, तो हमने इसको भी अस्वीकार कर दिया। 1942 आते आते पूरी दुनिया के हालात गंभीर रूप से बदल गए थे। क्या हुआ? दरअसल 1942 में जो हम लोग पहुंचते हैं तो 1941 के अंत में एक घटना घटी। जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर एक जबरदस्त हमला किया 1941 के दिसंबर के महीने में, और अमेरिका का एक जहाज था यहां पर यूएसएस एरिजोना, जापानियों ने इसको तबाह कर दिया, इसको डुबो दिया। अमेरिका भी बहुत तेजी के साथ में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इसी समय अंग्रेजों की जो हालत है वो धीरे धीरे और खराब हो रही थी, क्योंकि जर्मनी ने ब्रिटेन को लगभग घेर लिया था। ऐसे में ब्रिटेन के एक मंत्री थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, और क्रिप्स महोदय भारतीय नेताओं से बात करने के लिए मार्च 1942 में भारत आए कि आप हमारा साथ दे दीजिए और युद्ध के बाद हम आपको आजादी दे देंगे। लेकिन यहां पर भी यह बातचीत बेनतीजा रही, और क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा कि यह एक उत्तर दिनांकित चेक है, और नेहरू जी ने इसमें इस वाक्यांश को जोड़ा कि यह डूबते हुए बैंक पर दिया गया है, डूबता हुआ बैंक अर्थात ब्रिटेन। अब ये आप लोग यहां से इस बात को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से राजनीतिक अवरोधक यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं हमको, और इन्हीं सब के बीच में कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ होने का एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। वहां तक जाने के पहले आर्थिक कारणों की जरा हम लोग बात कर लें। आर्थिक कारणों की बात करें तो विश्व युद्ध के होने के कारण और इसके विश्व युद्ध के कुछ समय पहले पूरी दुनिया के अंदर में महान आर्थिक मंदी आने के कारण मुद्रास्फीति बहुत अधिक थी। गरीबी, बेरोजगारी की समस्याएं लोगों के सामने थी, असंतोष को बढ़ा रही थी, और यह एक आंदोलन के आरंभ होने के बिल्कुल सही पृष्ठभूमि थी। सामरिक कारणों की हम लोग बात करते हैं। सामरिक कारणों में सबसे बड़ा जो कारण है भारत के ऊपर में जापान का हमला होने की आशंका, और यह आशंका गलत नहीं थी। अगर इस समीकरण को हम लोग देखते हैं तो हमें आंदोलन की पृष्ठभूमि बिल्कुल समझ में आ जाती है। दरअसल जर्मनी जो है वो ब्रिटेन को हराना चाहता था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया द्वितीय विश्व युद्ध में, और जर्मनी का ही एक साथी था यहां पर जापान, जो कि एशिया में स्थित था, जो कि एशिया में था। अब जर्मनी ने यह सोचा कि अगर जापान इंडिया के ऊपर में हमला करता है तो ब्रिटेन भारत को बचाने निश्चित रूप से आएगा, और उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल साहब, वो इस बात को साफ तौर पर कहते थे कि मैं हिंदुस्तान को कभी भी आजादी नहीं दूंगा। जर्मनी यह सोच रहा था कि अगर जापान भारत पर हमला कर देता है तो ब्रिटेन हिंदुस्तान को बचाने आएगा, ऐसे में ब्रिटेन की ताकत घट जाएगी और जर्मनी ब्रिटेन पर कब्जा कर लेगा। तो यह शतरंज की एक बाजी यहां पर हमें दिखाई पड़ती है, एक ऐसा समीकरण हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन जब जापान हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है तो गांधी जी परेशान हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि अगर जापान ने भारत पर हमला किया तो भारत में अनायास नरसंहार हो जाएगा।
और जापान ने इन्हीं सब के बीच तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मणिपुर वगैरह के क्षेत्रों पर बम वर्षा भी करवा दी। गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी को एक संदेश भेजा कि मुझे एक आंदोलन का आरंभ करना है, लेकिन कांग्रेस की कार्यकारिणी ने गांधी जी का संदेश अनसुना कर दिया। प्रारंभ में यह हुआ, लेकिन जब कांग्रेस के प्रति गांधी जी ने अपना नाराजगी दिखाई, अपना असंतोष दिखाया, और इसी समय गांधी जी ने एक वाक्यांश कहा कि आज भी मैं कांग्रेस से बड़ा आंदोलन इस देश की मिट्टी से, इस देश के बालू से आरंभ कर सकता हूं। तो कांग्रेस के सभी नेताओं ने गांधी जी की बात को गंभीरता से लिया और इस दिशा में प्रयास आरंभ हुए। और इन्हीं सबके बीच में महीना आता है जुलाई का, और जुलाई 1942 में महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति का एक आयोजन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव या वर्धा प्रस्ताव को पारित किया गया कि कांग्रेस एक आंदोलन को आरंभ करेगी। जवाहरलाल नेहरू ने 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस का आयोजन किया। इसका आयोजन करने के पीछे का मुख्य मुद्दा यह था कि देश की जनता की नब्ज टटोली जाए कि क्या वास्तव में जनता किसी बड़े आंदोलन के लिए तैयार है भी या नहीं है। और इन्हीं सब के बीच में हम लोग देखते हैं कि जब सब तरफ से सकारात्मक संदेश कांग्रेस को दिखे तो 8 अगस्त 1942 को शाम के वक्त एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया और भारत छोड़ो प्रस्ताव की चर्चा गांधी जी ने जनता के साथ की। भारत छोड़ो प्रस्ताव जिसे यूसुफ मेहर अली साहब ने लिखा था, और भारत छोड़ो का जो नारा है यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया, और यहीं पर गांधी जी ने एक नारे का इस्तेमाल किया जिसके हम लोग कहते हैं करो या मरो। अपने लगभग 70 मिनट के भाषण में गांधी जी ने कहा कि अब देश की आजादी का लगभग ये अंतिम संघर्ष आरंभ हो रहा है और मैं आपको एक जंतर देता हूं, करो या मरो। अगर इसको हम लोग इसका विश्लेषण करें तो विश्लेषण यूं निकलता है कि एक तरफ जापान हमला करने आ रहा है, दूसरी तरफ ब्रिटेन है हमारे यहां पर, तो हमारे लिए तो ये दोनों तरफ से करो या मरो की स्थिति है। तो अगर हमें अपने देश को बचाना है तो हम एक काम यहां पर कर सकते हैं कि हम जापान के आने के पहले ही ब्रिटेन को भारत से बाहर निकाल दें। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को आरंभ करने का यह एक बड़ा कारण था कि भारत के ऊपर में जापान का हमला होने जा रहा था, और जापान के हमले से अगर भारत को बचाना है तो हमें ब्रिटेन को भारत से बाहर निकालना होगा और समयबद्ध तरीके से इस काम को करना होगा। एक समय सीमा को जो है उसका पालन करते हुए इस काम को हमें अंजाम देना होगा। जब 8 अगस्त 1942 को यह भाषण हो गया, गांधी जी ने अपने लगभग 70 मिनट के इस भाषण में जनता को पूरी तरह से उद्वेलित कर दिया। अंग्रेज तुरंत जो है उन्होंने प्रतिक्रिया दी, और अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने यहां पर ऑपरेशन जीरो आवर को आरंभ करके 9 अगस्त की सुबह आते आते लगभग सभी बड़े नेताओं को कैद कर दिया। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, उनके सहयोगी महादेव देसाई, इन सभी को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर किले में कैद कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। लगभग सभी बड़े नेताओं को कैद कर दिया गया। लेकिन जब यह आंदोलन आरंभ हुआ तो हम यहां पर इस बात को पाते हैं कि जनता ने लगभग इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ही संभाल ली, और जहां तहां डाकघर फूंक दिए गए, रेलवे की पटरियां उखाड़ दी गई ताकि ब्रिटेन की जो फौजें हैं वो भारत के अन्य हिस्सों तक, भीतरी हिस्सों तक पहुंच ना पाए। इसके साथ साथ में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तो यह सारा घटनाक्रम, जो हिंसात्मक कार्यवाहियां हैं, वो इस आंदोलन की एक बड़ी विशेषता है। अंग्रेजों ने गांधी जी को बोला कि आप इस घटनाक्रम का विरोध क्यों नहीं करते हैं, और गांधी जी ने इन हिंसात्मक कार्यवाहियों का विरोध नहीं किया।
अब कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि गांधी जी शायद हिंसा के समर्थक हो गए, तो मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, गांधी जी हिंसा के समर्थक बिल्कुल नहीं हुए। दरअसल 8 अगस्त के अपने भाषण में ही गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि देखिए, हिंसा और कायरता ये दोनों ही गलत हैं। हिंसा और कायरता ये दोनों ही गलत हैं, और सबसे अच्छी जो चीज है वो है अहिंसा। ये गांधी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। लेकिन क्या हो कि हमारे सामने अहिंसा चुनाव में ही ना हो, हमारे पास चुनाव केवल 2 चीजों में करना हो, या तो हिंसा या तो कायरता। और ऐसे में गांधी जी ने कहा कि जब हमें चुनाव केवल हिंसा और कायरता में ही करना हो, अहिंसा हमारे पास चुनाव में है ही नहीं, तो हम क्या चुने, क्योंकि दोनों ही गलत हैं। तो गांधी जी यहां पर कहते हैं कि फिर कायरता को मत चुनिए, हिंसा को चुनिए। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि गांधी जी ने हिंसा का समर्थन नहीं किया, उन्होंने महज एक चुनाव की बात की है। और निश्चित रूप से अगर आप गांधीवादी साहित्य को पढ़ते हैं तो यह बात वहां से अपने आप स्पष्ट हो जाती है, जहां पर गांधी जी ने एक बछड़े को पीड़ा से, कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए, जिसकी मृत्यु निश्चित थी, गांधी जी उसे तत्काल गोली मारने का आदेश देते हैं। इस बछड़े को तुरंत गोली मार दी जाए ताकि इसे इस अनावश्यक पीड़ा से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि इसको मरना तो है ही। तो गांधी जी हिंसा के समर्थक नहीं है, गांधी जी मूल रूप से अहिंसा के ही समर्थक हैं। लेकिन वो हालात को देख करके भी इस बात को निर्धारित करते हैं कि हमें किस राह पर चलना चाहिए, और निश्चित रूप से यह बिल्कुल उचित था। गांधीवादी साहित्य को अगर आप लोग देखते हैं तो गांधी जी स्पष्ट कहते हैं कि भगवत गीता मेरी मां है, भगवत गीता उन्हें विशेष प्रिय है, और भगवत गीता हमें इन्हीं स्थितियों के हिसाब से चुनाव करने के लिए जो है प्रेरित करती है। अच्छा, गांधी जी ने हिंसात्मक कार्यवाहियों का विरोध तो नहीं किया, लेकिन आत्मशुद्धि के लिए, जनता को सद्बुद्धि मिले, उसके लिए उन्होंने 21 दिनों का एक उपवास अवश्य किया। आप समानांतर सरकारें, ये एक अगली विशेषता थी इस सरकार की। समानांतर सरकार का अर्थ क्या होता है? समानांतर सरकार का अर्थ यह होता है कि अंग्रेजों की व्यवस्था को किसी क्षेत्र विशेष से हटा करके अपनी सरकार को, अपनी व्यवस्था को स्थापित कर देना। मतलब देश तो आजाद होगा, जब होगा तब होगा, लेकिन यह क्षेत्र तो अभी आजाद है भाई। समानांतर सरकारों की हम बात करें तो लोगों ने अति उत्साह का, अदम्य साहस का प्रदर्शन किया, और सबसे पहली समानांतर सरकार की स्थापना होती है, एक यहां पर क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, बलिया एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, बलिया में चित्तू पांडे ने पहली समानांतर सरकार की स्थापना की, पहली समानांतर सरकार। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सतारा जगह महाराष्ट्र में है। सतारा की जो समानांतर सरकार थी, वाईबी चौहान ने इसकी स्थापना की थी, और सतारा की जो समानांतर सरकार है, यह सबसे लंबी, सबसे जो है लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी सतारा की। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर में तलचर में समानांतर सरकार की स्थापना हुई। इसके अलावा हम लोग आगे बात करें तो तामलुक के अंदर में भी सरकार की स्थापना हुई, बंगाल के अंदर में। और तामलुक की जो समानांतर सरकार थी, इसे जातीय सरकार कहा जाता है, और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में दिखा भी है आप लोगों की। ओके, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है इस आंदोलन को। हालांकि यह जो वाक्य है, इसका अपना विश्लेषण करने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि अगर आरंभ देखें इस आंदोलन का आरंभ, तो वहां पे हमें केंद्रीय नेतृत्व दिखाई पड़ता है। बाकायदा सभा का आयोजन हुआ, सभा का आयोजन करके प्रस्ताव पारित हुआ, लोगों को आमंत्रित किया गया, उन्हें बताया गया कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। लेकिन जब यह आंदोलन अपनी मुख्य अवस्था में, अपनी परिपक्व अवस्था में आता है, तो वहां पर केंद्रीय नेतृत्व को कैद कर दिया गया और जनता के द्वारा ही इस आंदोलन को चलाया गया। तो अपने परिपक्व अवस्था में यह आंदोलन हमें स्वतः स्फूर्त दिखाई पड़ता है, ना कि पूर्ण रूप में। महिलाओं की भूमिका ये एक अन्य विशेषता है इस आंदोलन की। महिलाओं की भूमिका की अगर हम लोग बात करें तो तामलुक
बंगाल के अंदर में मातंगिनी हजारा नाम की एक महिला का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। करीब 70 वर्ष की उनकी आयु थी और ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे, तिरंगा लेकर के प्रदर्शन कर रही थी और अंग्रेजों ने इन्हें गोली मार दी। और उस महिला की देशभक्ति आप देखिए कि मरते मर गई, लेकिन तिरंगा उन्होंने अपने हाथ से नीचे नहीं गिरने दिया। उषा मेहता का नाम आता है, जिन्होंने बंबई के अंदर में एक गुप्त रेडियो का संचालन किया, जिससे कि वो जानकारियां आंदोलन के संबंध में लोगों तक पहुंचा रही थी। अरुणा आसफ अली का नाम आता है, सरोजनी नायडू का नाम यहाँ पर है, राजकुमारी अमृत कौर है, कल्पना दत्ता बंगाल में। इन सब महिलाओं ने इस आंदोलन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। इसके अलावा भूमिगत कार्यवाहियां भी देखी गई। मैं विशेष रूप से यहाँ पर नाम लूंगा जयप्रकाश नारायण जी का। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में कैद थे और ये जेल की दीवार तोड़कर अपने साथियों के साथ में भाग जाते हैं और इन्होंने यहाँ पर गुप्त रूप से भूमिगत होकर के लोगों को लीड किया, उनको एक आंदोलन के संदर्भ में जानकारियां प्रदान की, उन्हें एक नेतृत्व प्रदान किया। इसके बाद में हम लोग समीक्षा की बात करते हैं तो आलोचनात्मक पक्ष में सबसे पहले हमें दिखाई पड़ता है कि इस आंदोलन में हिंसा हुई। इस आधार पर इस आंदोलन का विरोध किया जाता है कि यहाँ पर हिंसा की गतिविधियां अंजाम दी गई, जो कि गांधीवादी आंदोलनों से बिल्कुल विपरीत है। लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ पर कि यह हिंसा की कार्यवाहियां किस तरीके से एक हालात की उपज थी। इसके अलावा यहां से एक बड़ी घटना है जिसकी तरफ ध्यान कम जाता है, मुस्लिम लीग अधिक मजबूत हुई। दरअसल हुआ क्या, यही वो वक्त था जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण के लिए आंदोलन चला रही थी। जब कांग्रेस ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, तभी मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा अंग्रेजों पहले भारत को तोड़ो और फिर छोड़ो। चूंकि कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन में उलझी हुई थी, मुस्लिम लीग को अपने पाकिस्तान की मांग को मजबूत करने का, अपने संगठन की शक्ति को बढ़ाने का एक और मौका मिला यहाँ पर। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करें तो ये आंदोलन एक अखिल भारतीय रूप धारण नहीं कर पाता है। कई सीमाएं हैं यहाँ पर, पंजाब और मद्रास में इस आंदोलन का प्रभाव ना के बराबर देखा गया, यह भी इसकी एक सीमा है। राजे रजवाड़े इस आंदोलन से एक हद तक दूरी बना के रखते हैं, हालांकि अपवाद हर जगह पर होते हैं। मैसूर के रजवाड़े इसमें शामिल थे, लेकिन अन्य राजे रजवाड़े इस आंदोलन से दूरी बना के रखते हैं। हम लोग सकारात्मक पक्ष की बात करें तो भारत के अंदर में इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया। उपनिवेशवादी जो ढांचा था उसे बहुत नुकसान हुआ, रेलवे की पटरियां तोड़ दी गई, सरकारी संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचा। अंग्रेजों की जो वस्तुएं थी, औपनिवेशिक वस्तुएं जो भारत में बिकती थी, उससे उन्हें बहुत आय होती थी, उन वस्तुओं के बिक्री में बड़ी गिरावट देखी गई। इसके अतिरिक्त दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर में उपनिवेशवादी एक लहर उठ खड़ी हुई कि अगर हिंदुस्तान में यह हो सकता है तो बाकी क्षेत्रों में भी हम अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं। और इसमें अगर हम लोग देखें मुख्य रूप से तो हमें दिखाई पड़ता है सिंगापुर का क्षेत्र, हमें दिखाई पड़ता है इंडोनेशिया का क्षेत्र, जहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध और अन्य यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में केवल अंग्रेज ही नहीं है, यहाँ पर डच भी थे, यहाँ पर फ्रांसीसियों का भी कब्जा था। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से डचों का कब्जा था और औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ एक बड़े आंदोलनों का आगाज होता है। इसके अलावा भारत के अंदर में जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो भयभीत हो गए इस आंदोलन के बाद, अब हमारा भारत के अंदर में भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो अगर हम इस पूरे विषय का सारांश देखते हैं तो तात्कालिक रूप से हमें आज़ादी तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन इस आंदोलन ने आज़ादी की तरफ हमारी जो रफ्तार थी वो रफ्तार तो बढ़ा दी निश्चित रूप से। इस विषय से जुड़े हुए मुख्य परीक्षा के अगर हम कुछ प्रश्नों की बात करें जो कि महत्वपूर्ण है, जैसे कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन था नहीं था, इसकी समीक्षा करिए। ये एक प्रश्न अच्छा निकलता है यहाँ से। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या थी, इसकी समीक्षा कीजिए। ये दो अच्छे प्रश्न रहते हैं यहाँ पर। मैं आशा करता हूँ कि ये विषय मैं समझाने में सफल रहा हूँ आप लोगों को, और आप लोगों का बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।